एक जीनियस अमेरिकन सेवियर जो खुद को ही नहीं बचा पा रहा। और ज्यादा खतरनाक बात यह है कि उसके इरादे ऐसे दिख भी नहीं रहे कि वो खुद को बचाना चाहता भी है। एक बेटे का अपने पिता की लेगेसी मिटने का दर्द जो वो लेकर आया है दूसरे बेटे के लिए, और इन सबके बीच एक सेल्समैन जो इन्वेंटर बनना चाहता था। आयरन मैन 2 सिर्फ ऑसम सूटकेस आर्मर और टोनी के नए एलिमेंट बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी जो अपने सरफेस पर दिखती है उससे कई ज्यादा गहरी है। बेशक ये थोड़ी सी मेसी है, पर आओ मैं आपको इसकी ब्यूटी दिखाता हूँ। आयरन मैन 2 एक्चुअली एक ऐसी फिल्म है जिसमें टोनी बिल्कुल टूट रहा है, पर वो प्रिटेंड कर रहा है कि सब कुछ ठीक है। तो आइए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, द डेथ ऑफ अ बिलियनियर। पहली फिल्म में हम टोनी स्टार्क को एक हीरो बनते हुए देखते हैं। वो टेररिस्ट के हाथों पकड़ा जाता है, गुफा में कैद हो जाता है, और गुफा में कैद होकर भी वो अपने लिए आर्क रिएक्टर बनाता है, जिसके साथ साथ वो बनाता है मार्क 1 आयरन मैन सूट, और एंड में फुल स्वैग के साथ बोलता है आई एम आयरन मैन। यहाँ सब कुछ कंट्रोल में लगता है। फिर शुरू होती है आयरन मैन 2 की कहानी। सरफेस पर टोनी स्टार्क और भी ज्यादा सक्सेसफुल लग रहा है। आप उसकी एंट्री ही देख लो स्टार्क एक्सपो में। प्लस वो पब्लिकली ये भी बोल रहा है कि उसने वर्ल्ड पीस प्राइवेटाइज कर दी। वो अपने आप को अमेरिका का न्यूक्लियर डिटरेंट कह रहा है। उसका टेक इतना पावरफुल है कि वॉर की जरूरत ही नहीं है। सुनने में ये कितना परफेक्ट लग रहा है, पर रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। टोनी सीक्रेटली मर रहा है। उसके चेस्ट में जो आर्क रिएक्टर लगा है वो उसकी लाइफ तो बचा रहा है, पर धीरे धीरे उसे मार भी रहा है। उसकी बॉडी में पैलेडियम पॉइजनिंग हो रही है। पैलेडियम उसके ब्लड में लीक हो रहा है। उसके चेस्ट के पास जो ब्लैक वेन्स दिख रहे हैं वो कोई स्टाइल नहीं है, बल्कि डेथ का विजुअल टाइमर है। जब भी टोनी अकेला होता है वो अपने ब्लड में टॉक्सिसिटी लेवल चेक करता है। 24%, 53%, 89%। ये सीधे सीधे उसकी मौत का काउंटडाउन चल रहा है। पर आप देखो कि वो इतनी बड़ी बात किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा। अपनी गर्लफ्रेंड पेपर के साथ नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड रोडी के साथ नहीं, उल्टा आप अगर ध्यान से देखोगे तो वो और रेकलेस हो चुका है। यही वजह है कि वो बिना वजह मोनाको ग्रैंड प्री में घुस गया। एक जीनियस होते हुए आप देखो कि उसका माइंडसेट कितना सिंपल है। वो कह रहा है कि भाई वैसे भी मरना ही है तो आओ थ्रिल ले लो। ये स्लो पर डेंजरस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। इसके बाद दिखने वाली उसकी बर्थडे पार्टी तो बिल्कुल जिसे कहते हैं रॉक बॉटम है। टोनी नशे में धुत है। उसने अपना आयरन मैन सूट पहन रखा है। लोग चीयर कर रहे हैं और वो रिपल्सर से बॉटल्स उड़ा रहा है। ये एक जिम्मेदार सुपर हीरो के एक्शन कम और एक सर्कस ट्रिक ज्यादा लग रही है। एक पॉइंट पर तो क्लियरली ऐसा लग रहा है कि उसने सूट ही गीली कर दी। ये सुपर हीरो वाले लक्षण तो नहीं लग रहे। ये लक्षण लग रहे हैं एक टूटे हुए आदमी के, जहां उसकी लापरवाही को रोकने के लिए उसके दोस्त को सामने आना पड़ता है, जिससे उसकी लड़ाई भी हो जाती है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, हर तरफ से कंट्रोल छूट रहा है। अब टोनी की एकमात्र अकेली प्रॉब्लम उसकी हेल्थ नहीं है, बल्कि उसका कंट्रोल हर तरफ से छूट रहा है। मूवी की शुरुआत में दिखने वाले सेनेट हियरिंग में सेनेटर स्टर्न बोलते भी हैं कि आयरन मैन टेक एक प्राइवेट आदमी के पास नहीं रह सकती। ये एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। अब टोनी कोई बच्चा नहीं है, प्लस उसके पिता ने उसको इतनी दुनियादारी तो सिखाई है कि वो अपना टेक कैसे बचा सकता है। टोनी स्मार्टली आर्ग्यू करता है कि सूट उसका बॉडी पार्ट है। अब देखो लीगली और टेक्निकली वो बिल्कुल यहाँ सही है, पर सच्चाई ये है कि सरकार उसको ऑलरेडी थ्रेट मानती है, और कहीं ना कहीं वो थ्रेट है भी। तो जब इंसान किसी बड़ी पावर पर अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा होता तो उससे पावर छीन ली जाती है। फिर आती है टेक मोनोपोली की बात। टोनी फुल कॉन्फिडेंस से बोलता है कि दुनिया उससे 20 साल पीछे है। इसके ठीक बाद हमें आइवन वैंग को दिखता है, जो एक गंदे से अपार्टमेंट में बैठकर अपना आर्क रिएक्टर चला रहा है। यहाँ मैसेज बिल्कुल सिंपल है कि टोनी स्पेशल है पर यूनिक नहीं, जिसके साथ साथ उसकी बात झूठी साबित हुई कि दुनिया उससे पीछे है क्योंकि किसी ने उसका आर्क रिएक्टर बना लिया है। इन सब के ऊपर टोनी को उसकी लेगेसी भी प्रेस कर रही है। हावर्ड स्टार्क का स्टार्क एक्सपो एक होपफुल फ्यूचर का सिंबल था। टोनी उसे रीस्टार्ट करता है, पर टोनी पर यह सेलिब्रेशन से ज्यादा बर्डन लगता है। और लगेगा भी क्यों नहीं, मूवी का विलन टेक्निकली टोनी का दुश्मन नहीं है। वो दुश्मन है टोनी के पिता हावर्ड के पुराने कारनामों का, जिसकी वजह से टोनी एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसे उसने शुरू भी नहीं किया। इन सब के ऊपर यहाँ पब्लिक इमेज तो बिल्कुल ही अलग है। बाहर से टोनी सेलिब्रिटी जीनियस है, अंदर से ब्रेकडाउन चल रहा है, जिसके साथ साथ वो पूरे स्टार्क इंडस्ट्रीज की कमान पेपर को दे देता है। सरफेस पर ये डिसीजन बहुत मैच्योर लग रहा है, पर अगर आप ध्यान दो तो ये ऐसा लग रहा है कि वो अपनी चीजें बांट रहा है, जैसे वो तैयारी कर रहा हो दुनिया से जाने की। और इन सब के साथ साथ रिलेशनशिप भी स्लिप हो रही है। पेपर के पास नई जिम्मेदारियां हैं, जिसकी वजह से वो इमोशनली उससे दूर हो रही है, जिसके साथ साथ टोनी उसके करीब आने की कोशिश करता है स्ट्रॉबेरीज लाकर, पर उसे ये तक नहीं पता कि पेपर को उनसे एलर्जी है। तो हेल्थ, गवर्नमेंट, टेक, लेगेसी और रिलेशनशिप,
टोनी हर फ्रंट पर स्लिप कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म सुपर हीरो स्टोरी कम पर टोनी का सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्टोरी ज्यादा है। और यही आता है हमारा तीसरा पॉइंट, एक डार्क मिरर। अब आ जाते हैं विलन पर। यहाँ विलन सिर्फ एक रुकावट नहीं बल्कि टोनी का डार्क मिरर है। आइवन वैंको यानी कि विप्लैश टेक्निकली टोनी का एक डार्क वर्जन लगता है। अब विजुअल पैटर्न से शुरू करो। टोनी ने पहला सूट केव में बनाया था, वैंको भी एक पुराने डिप्रेसिंग सोवियत स्टाइल अपार्टमेंट पे अपना आर्क रिएक्टर बना रहा होता है। सेम लेवल का जीनियस पर एक बिल्कुल अलग लाइफ। टोनी पैदा हुआ अमीरी, शोहरत और अमेरिकन प्रिविलेज के बीच, वैंको पैदा हुआ गरीबी, स्ट्रगल और नजरअंदाजी में। यहाँ आप कमाल की बात देखो कि दोनों ने ही इम्पॉसिबल टेक बना डाला। इससे एक बात तो क्लियर होती है कि इंटेलिजेंस ज्योग्राफी पे तो डिपेंड नहीं करता। हालांकि यहाँ पर टोनी का एक बिलीफ टूट गया कि भाई ये चीज मैं ही कर सकता हूँ। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये है कि वैंको का गोल वर्ल्ड डोमिनेशन नहीं है बल्कि पर्सनल रिवेंज है। उसके पिता एंटन वैंको ने हार्वर्ड स्टार के साथ काम किया था पर हार्वर्ड ने एंटन की हिस्ट्री को इरेज करवा दिया, जिसके साथ साथ एंटन की आंखों के सामने हार्वर्ड अपनी लेगेसी टोनी के लिए छोड़ गया, जो एंटन भी अपने बेटे के लिए चाहता था, जिसे स्टार्क्स ने उससे छीन लिया। यहाँ क्रेडिट भी चला गया और नाम भी। एंटन मरा गरीबी में जबकि हार्वर्ड की लेगेसी आज भी जिंदा है और इसी लेगेसी का दर्द एंटन का बेटा आइवन स्टार्क्स को फील कराना चाहता है। मोनाको ग्रैंड प्री अटैक इसका प्रूफ है। वैंको बिना आर्मर के रेस ट्रैक पर आता है सिर्फ इलेक्ट्रिकल विप्स के साथ। आप यहाँ एक चीज नोटिस कर रहे हो, वैंको बिना किसी प्रोटेक्शन के एक रेस ट्रैक पे आया है सिर्फ और सिर्फ टोनी स्टार्क को मारने। यहाँ आप नोटिस करो कोई एस्केप प्लान नहीं है, वो बस टोनी को मारना चाहता है एंड दैट्स ऑल। यहाँ वैंको भी वही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर दिखा रहा है जो टोनी हमें मूवी में दिखाता है। हालांकि कहीं ना कहीं वैंको का एम ये भी था कि अगर वो यहाँ टोनी को खत्म नहीं भी कर पाया तो वो कुछ डैमेज तो दे ही सकता है। जहाँ वो कहता भी है कि इफ यू कैन मेक गॉड ब्लीड पीपल विल सीज टू बिलीव इन हिम। टारगेट टोनी तो था ही पर उसके साथ साथ उसके मिथ को डिस्ट्रॉय करना भी। और वो ये चीज इफेक्टिवली दिखा भी देता है दुनिया को कि आयरन मैन को भी हर्ट किया जा सकता है। और यहाँ सिनेमैटिक कॉन्ट्रास्ट भी बहुत स्ट्रांग है। टोनी हाईटेक वाला आदमी है, शाइनी आर्मर है उसके पास, लाउड पर्सनैलिटी है उसकी, जबकि वैंको की वाइब इंडस्ट्रियल है, वो साइलेंट रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों के दोनों आर्क रिएक्टर को समझते हैं और कहीं ना कहीं दोनों पर उनकी फादर्स की लेगेसी का बहुत बड़ा असर है। टोनी की फादर की लेगेसी की वजह से टोनी अप्रूवल ढूंढता है, जबकि वैंको के फादर की लेगेसी ने उसको दी है रिवेंज की भूख। प्लस वैंको का आर्क रिएक्टर भी थोड़ा वीक था, हालांकि उसको ज्यादा पावर चाहिए नहीं थी क्योंकि वो जानता था कि जो उसका एम है उसमें प्लाज्मा वेव्स बहुत है डिस्ट्रक्शन पहुंचाने के लिए। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, ये होता है फेक पावर। अब बात करते हैं जस्टिन हैमर की। ये विलन वैंको जैसा इंटेंस नहीं बल्कि टोनी का फन हाउस मिरर था। और बेशक ये फनी तो है पर कहीं ना कहीं पैथेटिक भी। अब इस रोल को लिखा ऐसा गया था कि हैमर हर वक्त टोनी स्टार्क जैसा दिखना चाहता था पर हैमर के पास लिटरली वो चीज नहीं थी जो टोनी स्टार्क के पास है, जिसकी वजह से वो हर लेवल पर फेल हो रहा था। हैमर के पास पैसा है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी है, पर उसमें टोनी वाली असली चीज नहीं है, यानी इनोवेशन, विजन, रियल इंजीनियरिंग टैलेंट। यानी हैमर बस एक सेल्समैन है जो कि इन्वेंटर बनने का नाटक कर रहा है। अब स्टार्क एक्सपो वाली प्रेजेंटेशन याद करो, उसकी एंट्री ओवर कॉन्फिडेंट थी और चार्म बहुत ही फेक था। जब वो अपने मिलिट्री ड्रोन्स दिखाता है आर्मी से मरीन्स तक तो उसका पूरा फोकस शोमैनशिप पर था, सब्सटेंस पर नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल हमें दिखता है जब वो रोडी को बता रहा होता है X5 मिसाइल के बारे में और रोडी को देते वक्त वो उसकी तारीफ करते हुए थकता नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा बिल्डअप देता है अपने 2 रुपए के मिसाइल को, पर वो शायद अच्छे से रोडी को समझा नहीं पाता इसके बारे में। और क्लाइमैक्स में जब रोडी इसे फायर करता है तो मिसाइल बाउंस करके फेल हो जाती है, वो एक्सप्लोड तक नहीं करती। ये परफेक्ट मेटाफर है कि हैमर किसी भी टेक को बहुत अच्छे से बेच सकता है पर वो अपने टेक को इतने अच्छे से जानता नहीं है। हालांकि यहाँ पूरी गलती हैमर की नहीं है। हैमर टेक्निकली रोडी को बताता है कि ये मिसाइल यूज कैसे की जाती है। इसके बारे में मैंने आपको मेरी आयरन मैन 2 फैक्ट्स वाली वीडियो में बताया है, तो उसे चेकआउट करना मत भूलना। तो हैमर वैंको को जेल से निकाल कर हायर करता है। वो सोचता है कि उसका पैसा वैंको जैसे जीनियस को उसके लिए काम करवा सकता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। हैमर का पैसा वैंको को मैनिपुलेट नहीं कर रहा था बल्कि वैंको का जीनियस हैमर को मैनिपुलेट करता है, वो भी अपने फायदे के लिए। और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट लीडरशिप में यही तो हो रहा है। हैमर जैसे लोग कंपनीज के सीईओ बन जाते हैं जिनको प्रोडक्ट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जबकि उनसे आप कितनी प्रेजेंटेशन करवा लो वो परफेक्ट ही होगा। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, 3 लोग और उनके 3 वर्जन ऑफ पावर। तो पिक्चर में अब 3 कैरेक्टर्स है क्लियरली।
टोनी स्टार्क, आइवन वैंको और जस्टिन हैमर। और ये तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ पावर और डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल को रिप्रेजेंट करते हैं। टोनी के पास ऑथेंटिक जीनियस है, पर वो फिजिकली मर रहा है, वो वीक है और इमोशनली कोलैप्स हो रहा है। उसकी पावर तो असली है, पर उसके करंट स्टेट में वो सस्टेनेबल नहीं है, जहां उसकी खुद की क्रिएशन उसको मार रही है। वैंको के पास भी ऑथेंटिक जीनियस है, पर उसके पास रिसोर्सेज की कमी है और वो रेज से कंज्यूम्ड है। वो जी रहा है सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए। उसने अपने इंटेलेक्ट को डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया है, कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं। हैमर के पास परिवार की जायदाद है, कनेक्शंस है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, पर एक्चुअल टैलेंट एक पैसे का भी नहीं है। वो इमिटेट तो कर सकता है, पर इनोवेट करना उसके बस की बात नहीं है, जिसकी वजह से भाई का जीवन चल रहा है इनसिक्योरिटी पे। तो ये है 3 वर्जन्स ऑफ पावर। एक मर रहा है पर असली है, एक ब्रिलियंट है पर डिस्ट्रक्टिव है, और एक रिच है पर फेक है। और फिल्म का क्लाइमैक्स एक्चुअली ये नहीं है कि टोनी इन सबको हराता है, बल्कि क्लाइमैक्स ये है कि टोनी को समझ आ जाता है कि वो अपने सारे बैटल्स अकेले नहीं लड़ सकता, उसको मदद की जरूरत है। इसीलिए यहाँ शील्ड बीच में आती है। निक फ्यूरी उसे हावर्ड स्टार्क का पुराना सामान देते हैं, जहां हावर्ड पास से टोनी की हेल्प करते हैं, उसको नए एलिमेंट का स्कीमेटिक देकर। पेपर ग्राउंड लेवल पर उसकी हेल्प करती है, हैमर को जेल भिजवाकर रोडी बैटलफील्ड में टोनी के साथ खड़ा होता है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली फिल्म में टोनी ने सब कुछ अकेले किया था। जैसे ओबडाया कहता भी है कि टोनी ने आर्क रिएक्टर एक गुफा में बनाया था बॉक्स ऑफ स्क्रैप के साथ, पर जो लड़ाई टोनी अब लड़ रहा है वो उसे एक अकेली गुफा में नहीं लड़ सकता, उसे एक टीम चाहिए। ये चीज कहीं ना कहीं टोनी स्टार्क को रेडी भी कर रही है एवेंजर्स टीम अप के लिए भी। तो देखो, ये थी ब्यूटी आयरन मैन 2 की। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एक फिलर फिल्म नहीं है, ये सिर्फ यूनिवर्स बिल्ड नहीं कर रही। अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को देखो तो ये हमें कई एस्पेक्ट बता रही है ह्यूमन नेचर के। आयरन मैन 2 बेसिकली टोनी स्टार्क को सबसे लोएस्ट पॉइंट पर दिखाती है एमसीयू में एवेंजर्स के इवेंट होने से पहले, जहां से समझ आता है कि वो अकेले नहीं जीत सकता, वो अकेले कंट्रोल नहीं रख सकता। दुनिया के साथ साथ टोनी को भी समझना होगा कि वो परफेक्ट नहीं है, इमॉर्टल नहीं है, वो एक गॉड नहीं है। वो गॉड से आगे मिलेगा एवेंजर्स मूवी में। अब क्या पता डॉक्टर डूम आयरन मैन 2 वाला ही टोनी स्टार्क हो, जिसने बिल्कुल ही एक अलग रास्ता ले लिया हो। क्या पता किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में टोनी की पैलेडियम पॉइजनिंग ही उसे डूम आर्मर बनाने पर मजबूर करे। इस पे कोई ना कोई थ्योरी आई जाएगी, टेंशन मत लो। तो ये था रोड टू डूम्सडे का 3रा एपिसोड। आई होप आपको मजा आया होगा। अभी आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है आयरन मैन 2 के बारे में। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आयरन मैन 2 सरफेस पर जो दिखती है उससे कई ज्यादा डीप स्टोरी है? क्या आपने भी इस स्टोरी में कुछ और फैक्टर्स नोटिस किए? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।